नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हुए हैं पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं डॉक्टर विभोर शर्मा। डॉक्टर विभोर सीनियर कंसल्टेंट हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैंक यू सर, आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर के और भी टाइप्स होते हैं और ल्यूकीमिया भी कई टाइप्स का होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग दो प्रकार का होता है, एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया। क्रॉनिक मतलब है जो धीमी गति से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर है, और एक्यूट ल्यूकीमिया मतलब जो बहुत तेज़ गति से बढ़ता है वो वाला। और इन दोनों एक्यूट और क्रॉनिक आगे दो प्रकार के होते हैं, माइलॉइड और लिम्फोब्लास्टिक। ये ल्यूकीमिया की मेडिकल क्लासिफिकेशन है। साधारण जनता के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है, जिसमें कि और भी टाइप्स होते हैं। ये कैंसर स्पेसिफिकली ब्लड के जो वाइट ब्लड सेल हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनको प्रभावित करता है। ब्लड के और कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, उनको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, मेनली WBCs को प्रभावित करता है। सर, इसका क्या वजह क्या होती है, क्या कॉज रहते हैं? जी, अगर हम बात करें एक्यूट ल्यूकीमिया की, तो एक्यूट ल्यूकीमिया की कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वजह नहीं है, बट हाँ ये है कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो अगर किसी को, उसमें कुछ प्रकार के जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। कभी कभी किसी को लाइफ में कीमोथेरेपी दी गई हो किसी और मैलिग्नेंसी के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसके लिए उसको कीमोथेरेपी लगी, तो फ्यूचर में चल के ल्यूकीमिया का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे HIV वायरस, उसमें भी ल्यूकीमिया का रिस्क होता है। कुछ लोग जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उसके कुछ केमिकल एक्सपोजर्स में ल्यूकीमिया का रिस्क बढ़ता है। और रेडियोथेरेपी या फिर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो तो उसमें भी एक्यूट ल्यूकीमिया का रिस्क बढ़ता है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें, उसमें CML है, ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रांसलोकेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। सर, ल्यूकीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, ल्यूकीमिया ब्रॉडली स्पीकिंग एक्यूट और क्रॉनिक, हम दो बातों को अलग अलग जाएंगे। एक्यूट ल्यूकीमिया, जैसे मैंने पहले बोला था, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर होता है। ये ज़्यादा समय नहीं देता, पेशेंट एक्यूट सिम्टम्स के साथ आता है। अधिकतर फीवर होता है, वेट लॉस, बोनी पेन्स, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। फीमेल्स, लेडीज़ में मेंसेस साइकिल्स या तो एबनॉर्मल हो सकते हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट्स को ब्रश करते समय दांतों में से ब्लीडिंग हो सकती है। फीवर का या स्किन में ब्लीडिंग हो सकती है, लाल लाल नीले दाने हो सकते हैं। फीवर अगर किसी को 7-8 दिन 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है और उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं समझ में आ रहा, रूटीन एंटीबायोटिक्स अपने फैमिली फिजिशियन से लेने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो एक CBC ब्लड टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जिसमें कि हमें कुछ अलग किस्म के सेल्स दिखते हैं, जिससे कि ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके सिवाय पेशेंट्स को दर्द वगैरह की कंप्लेंट हो सकती है, या फिर उनको वीकनेस की कंप्लेंट हो सकती है। गांठें आ सकती हैं गर्दन में, बगलों में, जांघों में, उनको गांठें महसूस हो सकती हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ की अगर हम बात करें तो वो अक्सर एसिम्प्टोमेटिक केसेस में पता लगता है। पेशेंट ने किसी और कारण से ब्लड टेस्ट कराया, उसमें पता चला कि WBC काउंट बढ़ा हुआ है, आगे वर्कअप किया तो पता चला कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया है। या उसमें भी इजी फैटीग, जल्दी थकान होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, गांठें आना, इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड सर, जो मान लीजिए जिन लोगों को होता है, उसमें अगर मैं बात करूं तो किस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है? जी, एक्यूट ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट मेनली कीमोथेरेपी का ही है। एक स्पेसिफिक वैरायटी है क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ में, जिसको हम CML बोलते हैं, उसमें टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जिसकी टैबलेट फॉर्म्स हैं। और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया यानी CLL, उसमें भी कुछ टारगेटेड थेरेपीज़, टैबलेट्स हैं और कीमोथेरेपी हैं। अब ब्रॉडली स्पीकिंग एक्यूट ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें मेन ट्रीटमेंट इज़ बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की मेडिसिन होती हैं। AML की अगर बात करें, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो इसमें पहला 1 महीना जो होता है वो काफ़ी इंटेंसिव कीमोथेरेपी चलती है, जिसमें पेशेंट को लंबे समय तक 3 से 4 हफ्ते के करीब हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस दौरान उसको ब्लड सपोर्ट, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन
और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर्स का इंतज़ाम करना होता है। ये जो कीमोथेरेपी होती है वो तो 7 दिन की होती है, बट उसके बाद कीमो के आफ्टर इफ़ेक्ट्स से रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। और अगर हम बात करें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की, इसमें भी पहला 1 महीने की कीमोथेरेपी ज़्यादा इंटेंस होती है और उसके बाद की जो कीमोथेरेपी होती है वो रिलेटिवली थोड़ी कम इंटेंस होती है। दोनों ही टाइप ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया में कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस और 1 महीने की कीमोथेरेपी का जो रिस्पॉन्स आया है, जो हम 1 महीने बाद बोन मैरो टेस्ट करके दोबारा देखते हैं कि जिससे पता लगता है कि कैंसर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उसके बेसिस पर आगे का ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है कि आगे कीमोथेरेपी करनी है या आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। सर आपने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे कीमोथेरेपी दी गई उससे पेशेंट पूरी तरह जब ठीक नहीं होता तो आप लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस तरह से होता है और उस किस तरह की थेरेपी उनको दी जाती है? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बाकी सारे ट्रांसप्लांट से डिफरेंट है। जब हम किसी भी ट्रांसप्लांट का नाम सुनते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, तो उन सब में एक सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि इसमें ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये सिर्फ एक मेडिकल थेरेपी है जो बेसिकली आपको कीमोथेरेपी देते हैं हाई डोज की। कुछ प्रोटोकॉल्स में रेडियोथेरेपी भी होती है और उसके बाद सेल्स जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पेशेंट के भी हो सकते हैं या डोनर के भी हो सकते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर पेशेंट के ही सेल्स हम दे रहे हैं तो उसको हम ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और अगर किसी डोनर के सेल्स दे रहे हैं तो उसको हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। डोनर ज़्यादातर या तो हम सबसे पहले फैमिली में ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके सगे भाई बहनों में चांस होता है मिलने का, जिसको कि हम HLA टाइपिंग करते हैं पेशेंट की और उसके सगे भाई बहनों की, जिसमें अगर मैच मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो बोन मैरो की रजिस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम सर्च कर सकते हैं, या फिर हाफ मैच ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपके माता पिता या हो सकता है आपका भाई बहन, आपके बच्चे, उनके साथ आपका हाफ मैच मिले, जिसे हम हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, इसमें कोई डोनर की ज़रूरत नहीं होती है, बट नॉर्मली एक्यूट ल्यूकीमिया में हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें डोनर की आवश्यकता होती है। अच्छा सर, अब मैं बात करता हूँ पारस हॉस्पिटल में, आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूनिट है। तो एक्चुअली किसी भी पेशेंट को आने में किस तरह की फंक्शनिंग रहती है और उसको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल से स्पेशली? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ पे एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है जो कि बिल्कुल ही आधुनिक किस्म का है। हमारा इनाग्रेशन इस BMT यूनिट का दिसंबर 2020 में हुआ है। इसमें हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, HEPA फ़िल्टर्स हैं, 3 अलग अलग रूम्स हैं, तीनों के अलग HEPA फ़िल्टर्स हैं, अलग एयर हैंडलिंग यूनिट है। जो बाथरूम्स हैं वो तीनों रूम्स के सेपरेट हैं, उनमें सेपरेट वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं स्पेशल किस्म के, ताकि इन्फेक्शंस ना हो। और जो हम प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व करते हैं बोन मैरो, किसी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में, उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। रेगुलर बेसिस पर एयर की सैम्पलिंग होती है, पानी की सैम्पलिंग होती है, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, और जो किस्म का खाना पेशेंट को मिलता है ड्यूरिंग द बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एडमिशन, वो भी स्पेशल किस्म का होता है। उसको डिसइंफेक्ट करके अच्छे से तभी दिया जाता है। विजिटर्स मिनिमम रखने होते हैं। आमतौर पे हम कोई विजिटर अलाउ नहीं करते हैं BMT यूनिट के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ स्टे। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि हॉस्पिटल से सपोर्ट की, तो इसमें हमें जो चीज़ चाहिए पेशेंट से, हम उनका ब्लड और प्लेटलेट डोनर्स की हम पहले बात करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। उस ड्यूरेशन जो 3 से 4 हफ्ते की एडमिशन होगी, उसमें मल्टीपल टाइम्स उनको खून की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल से उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एट टाइम्स जब प्लेटलेट डोनर्स या ब्लड डोनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है पेशेंट के पास, तो ब्लड बैंक में अगर यूनिट्स अवेलेबल हों तो वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी हमारी टीम है जिसमें अच्छी नर्सेस हैं, पीडियाट्रिक हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और बाकी लोग भी हैं जो हम लोग मिल के काम यहाँ पे कर रहे हैं। हॉस्पिटल में आप इतना प्रिकॉशंस लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें, हिदायतें रखते हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि जब BMT हो जाता है, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद बाहर जाने के बाद वो ठीक हो जाता है, या उसको बाहर भी अपना ध्यान रखना पड़ता है?
ये अच्छा सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बीएमटी के बाद ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप डिस्चार्ज हो गए उस दिन आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आप जाके चाट मसाला पकोड़े सब खा सकते हैं। आपको डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत सारे रखने पड़ेंगे डिस्चार्ज के बाद भी। इन्फेक्शंस का रिस्क डिस्चार्ज के बाद भी होता है। आमतौर पे जो ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उसमें ये रिस्क कम होता है, तो उसमें आमतौर पे महीने एक की बात होती है, 1 महीने के बाद, डिस्चार्ज के 1 महीने के बाद लाइफ काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाती है। मगर जो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जो कि हम ल्यूकीमियाज़ में करते हैं, जिसमें डोनर की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें 1 साल तक इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है। और एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, यानी आपके शरीर में किसी दूसरे इंसान के स्टेम सेल डाले गए हैं जिनकी वजह से आपका बोन मैरो एक तरीके से रीजनरेट हुआ है, तो वो जो फॉरेन स्टेम सेल्स हैं वो आपके शरीर को अलग समझते हैं और आपके शरीर के बाकी सेल्स उनको अलग समझते हैं। उनमें एक प्रकार से एक लड़ाई चलती है जो एक तरीके से मैनिफेस्ट करती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के रूप में। तो इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को ज़रूरी होता है कि वो हॉस्पिटल के आसपास में रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसको किसी भी किस्म का बुखार आए 100 या 100.4 से ऊपर, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है। लूज़ मोशंस हों, जॉन्डिस हो, पेशाब के रंग में उनको कुछ बदलाव लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी हो, कोई भी साधारण से साधारण सिम्टम को भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली एलोजेनिक बीएमटी के बाद, क्योंकि दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उनको इन्फेक्शंस लगने का चांस आम तौर के आदमी से 100 गुना ज़्यादा है। उनको कई प्रकार की दवाएं चल रही होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, जो कि धीरे धीरे टेपर ऑफ करके बंद की जाती हैं, तो उसके कारण भी उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। और जैसे मैंने पहले ही बोला, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क रहता है। फिर कुछ दवाएं होती हैं जिनके लेवल्स हमें मॉनिटर करने होते हैं। तो आमतौर पे पहले 1 महीने में डिस्चार्ज के बाद हम हफ्ते में 2 बार पेशेंट को देखना ओपीडी में पसंद करते हैं, और धीरे धीरे नंबर ऑफ़ ओपीडी विजिट्स कम होती रहती हैं। मल्टीपल टेस्ट चाहिए होते हैं ये। और हॉस्पिटलाइजेशन के बीएमटी के डिस्चार्ज के बाद भी अगर कोई तकलीफ़ हो तो उसके लिए री हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या ब्लड या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या जीवीएचडी। डॉक्टर विभोर, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि सब कुछ प्रिकॉशन लिए, सब कुछ हुआ, रेगुलर चेकअप भी रहा, सब मतलब पेशेंट ने पूरा फॉलो किया सब कुछ, क्या उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि रिलैप्स कर जाए? जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये चीज़ हम पेशेंट को हमेशा ट्रांसप्लांट में लेने से पहले भी उनसे डिस्कस करते हैं। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो, इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी कभी कभी डिजीज़ रिलैप्स हो सकती है। ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमने जब पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लिया तो उसका उस समय का डिजीज़ कंट्रोल क्या था, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एमआरडी बोलते हैं। एमआरडी पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो कंप्लीट रेमिशन में था या नहीं था, उसके बेसलाइन पे रिस्क कैटेगरी क्या थी, क्योंकि हर ल्यूकीमिया एक बराबर नहीं होता। अगर हम ल्यूकीमिया के 100 मरीज़ देखेंगे तो वो 100 के 100 मरीज़ डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। किसी का ल्यूकीमिया हाई रिस्क है, किसी का ल्यूकीमिया उतना हाई रिस्क नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमें मॉनिटरिंग हम हालांकि हर पेशेंट की करते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट भी, और अगर अर्ली साइंस ऑफ रिलैप्स हों तो उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको कि दे करके हम रिलैप्स को जल्दी डायग्नोज अगर कर लें तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ मेडिसिन्स, बाय मींस ऑफ डीएलआई किस्म की एक ट्रांसफ्यूजन थेरेपी होती है। और अदरवाइज लास्ट कम टू अगर कोई कुछ और ना बचे तो सेकंड ट्रांसप्लांट का भी इसमें ऑप्शन होता है। बट ये इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए समझना और पेशेंट्स के लिए समझना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ गारंटी फॉर कि ये फ्यूचर में बीमारी वापस नहीं आएगी। दैट अ स्मॉल रिस्क ऑफ रिलैप्स हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर विभोर, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत ही आराम से और बहुत ही साधारण शब्दों में लोगों को बताया, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। और बीमार होने के बाद भी अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उससे पहले भी कभी आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, खुद इलाज करने से हमेशा बचें। तो यह सब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।